हेलो स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं वो है लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में हमने अब तक बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह और फर्रुख शेर के विषय में बता चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सैयद भाइयों अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां कि जो मुगल कोर्ट है, मुगल दरबार है, उनमें उनका वर्चस्व बना हुआ था। किस प्रकार से उन्होंने फर्रुख शेर को गद्दी पर बैठाया, फिर उसको गद्दी से उतारा, नए शासकों रफी उद्दजरात और रफी उद्दौला को बिठाया, और वो तो खैर अपने नेचुरल डेथ ही हुआ, उनका प्राकृतिक मृत्यु हुई। उसके पश्चात सैयद भाइयों की नजर रोशन अख्तर पर पड़ी। रोशन अख्तर भारतीय इतिहास में रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह रंगीले कहा जाता है। हमने जब शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया था कि बहादुर शाह की जो डेथ है वो 1712 में हो जाती है। उसके पश्चात उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। बहादुर शाह फर्स्ट है, ये 1707 से 12 तक इनके 4 पुत्र हैं। जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीकुशान और जहांशाह। जहांशाह फर्रुख शेर की डेथ के पश्चात उसके पुत्रों में वार ऑफ सक्सेशन शुरू होता है और जहांदार शाह जो है विजयी होता है और लगभग 10 महीने तक रूल करता है। और जो है इसके पश्चात बहादुर जहांदार शाह का टाइम पीरियड ये है। इसके पश्चात अजीमुशान का लड़का फर्रुख शेर गद्दी पर बैठता है। फर्रुख शेर का जो टाइम है, अजीमुशान का लड़का है, ये है 1713 से 19 तक। इसकी डेथ के विषय में हमने आपको बताया है कि फर्रुख शेर को सैयद ब्रदर से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे और एक कॉन्स्पिरेसी रची गई और जिस प्रकार से इसको फर्रुख शेर को गद्दी से हटाया गया। फिर रफी उद्दजरात, रफी उद्दौला बहुत तो 3-3 महीने लगभग के लिए गद्दी पर बैठे। उसके पश्चात जहांशाह का जो पुत्र था रोशन अख्तर, जैसे मैंने शुरू में बताया, रोशन अख्तर गद्दी पर बैठे। ये शन है, ये फादर है, शन है। रोशन अख्तर गद्दी पर बैठता है।
यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, देन जहां शाह का पुत्र रोशन अख्तर गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। 1719 से लेकर 48 तक काफी लंबे समय तक रूल करता है ये व्यक्ति। काबिल तो नहीं है, लेकिन अपने भारतीय इतिहास में इनको रंगीला भी कहते हैं कि प्लेजर लविंग थे ये। रंगीला, ये रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले। जैसे मैंने बताया कि सैयद बरदश जो है अब्दुल्ला खां, और हुसैन अली खां की सपोर्ट से यह व्यक्ति गद्दी पर बैठा। लेकिन मोहम्मद शाह भी पहले के जो शासक थे उनके तरह से जो पावरफुल नॉवेल्स थे, कुलीन थे मुगल दरबार, उनका एक प्रिजनर, कैदी बन के रहा। रियल पावर नहीं एंजॉय कर रहा था मोहम्मद शाह रंगीले भी। इसीलिए अच्छा, इसी दौरान अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां के खिलाफ जो है काफी मुगल कोर्ट में संतोष भी था। सम्राट भी खुद उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। तो एक कॉन्स्पिरेसी रची, एक षड्यंत्र रचा गया सैयद भाइयों को गद्दी से हटाने के लिए। उसमें जो व्यक्ति था, एम्परर भी इंक्लूड था। एम्परर भी चाहते थे, मोहम्मद शाह रंगीला स्वयं चाहता था। उसके बाद क्वीन मदर थी, महारानी जो क्वीन मदर थी, क्वीन जो मदर थी वो भी चाहती थी। एक व्यक्ति, जैसे मैंने पहले कहा था, निजाम उल मुल्क शहादत खां, शहादत खां, ये व्यक्ति चाहते थे इनका मुगल दरबार में प्रभाव कम हो। शहादत खां, जिन्होंने अवध में स्वतंत्र राज्य की नींव रखी, अवध के नवाब थे, और इस प्रकार से ये जो ग्रुप, और भी कुछ लोग थे इसमें, जो सैयद बरदर, जिनको किंग मेकर्स कहा जाता है, उनको गद्दी से, उनके प्रभाव को कम करना चाहते थे, उनको मतलब उनको हटाना चाहते थे मार्ग से। और इसमें वो लोग सफल भी हुए। सबसे पहले छोटे भाई यंगर ब्रदर हुसैन अली की हत्या कर दी गई। हुसैन अली और उसके पुत्र की हत्या कर दी गई दक्कन में। दक्कन में हुसैन अली और उसके जो पुत्र था उसकी हत्या कर दी गई, और 1 महीने के बाद बड़े भाई अब्दुल्ला खां की भी हत्या कर दी गई। कहने का मतलब है कि मोहम्मद शाह रंगीले के समय जो भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले, बादशाह बनाने वाले भाई थे, उनका प्रभुत्व काल समाप्त हो गया। अब जो नए वजीर बने मोहम्मद शाह रंगीले के, अमीन खां बने। अमीन खान भी बहुत दिनों तक वजीर नहीं रह पाए। उसके पश्चात जो है विजारत थी, वजीर पद जो है वो दिया गया निजाम उल मुल्क को। निजाम उल मुल्क को दिया गया।
ये व्यक्ति सही मायने में मुगल प्रशासन की इफिशियंसी को सुधारना चाहता था। मुगल शासन की, मुगल साम्राज्य की जो वित्तीय हालत है उस पर सुधार करना चाहता था। लेकिन इसके जो प्रपोजल्स थे, प्रस्ताव थे, वो दरबार में जो प्रभावशाली कुलीन वर्ग था उसके विरुद्ध जा रहे थे, इसलिए ये अपने सुधारों में भी सफल नहीं रहा। इवन मोहम्मद शाह रंगीले जो सम्राट था, जो सम्राट थे इस वक्त, वो भी इन पर सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए दरबारी षड्यंत्र से परेशान होकर ये व्यक्ति दक्कन में चला गया और हैदराबाद में एक नए राज्य की नींव रखी 1724 निजाम उल मुल्क को चिन क्लिच खां भी कहा जाता है और आसफ जहां भी इनकी टाइटल थी। मोहम्मद शाह रंगीले ने ही ये उपाधि दी थी इनको, आशफ जहां। ये व्यक्ति तुरानी गुट का था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है कि ये ईरानी था, हिंदुस्तानी था, अफगानी था और आपके क्या तुरानी था, तुरानी गुट का व्यक्ति था ये। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि तुरानी वो लोग थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे। तुरानी कुलीन वर्ग से था। मुगल फ्रैक्चर तुरानी, ईरानी सब इसमें, हिंदुस्तानी सब में बटा हुआ था। दरबार षड्यंत्र थे, गुट बन गए थे। तुरानी था। मोहम्मद शाह रंगीले के समय। इस वक्त आप देख रहे हैं कि निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में एक नए रियासत की नींव रखी। इसके समय बंगाल में मुर्शीद कुली खां, इसके विषय में आप डिटेल में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ऑटोनॉमस स्टेट्स का जो राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स हैं इंडिया में, वो तो नेक्स्ट टॉपिक है। मुर्शीद कुली खां आ गए। मुर्शीद कुली खां वर्चुअली इंडिपेंडेंट हो चुका था, लगभग इंडिपेंडेंट हो चुका था मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य से, मुगल दरबार से। मुर्शीद कुली खां नए बंगाल के नवाब बने। इसी प्रकार से अवध में सादत खां, मथुरा और आपके आगरा के आसपास बदन सिंह, मथुरा और आगरा के आसपास में जो है बदन सिंह, ये जाट लीडर था। ये सब अपना प्रभाव इंडिपेंडेंट जो अपनी टेरिटरीज हुई उसको स्टेब्लिश करने में, अपना इंडिपेंडेंट रूल स्टेब्लिश करने में सफल रहे। और नाम मात्र की जो है इनकी जो मुर्शीद कुली खां की नाम मात्र की एक रिलेशंस बने रहे थे और जो अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें पूरी पावर यूज करते थे। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हैदराबाद में निजाम उल मुल्क स्थापित कर चुके थे। कहने का मतलब है कि जो मुगल एम्पायर है, जिसके पतन की, जिसके डिक्लाइन, डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था औरंगजेब की डेथ के पश्चात, बहुत तेजी के साथ मोहम्मद शाह रंगीले के समय होने लगा था। मराठवाड़ा यानी कि महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र, महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को दिल्ली तक चले आए इसके प्रभाव। गुजरात और मालवा एमपी में है। गुजरात और मालवा जैसे क्षेत्र मुगल एम्पायर से चले गए थे, उनके हाथों से चले गए थे। इस प्रकार से एक कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद शाह रंगीले के समय पतन की जो प्रक्रिया थी बहुत तेजी के साथ हुई।
साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया बहुत तेजी से घटित हो रही थी और मोहम्मद शाह रंगीले में वो काबिलियत नहीं थी कि इस पतन की जो दर है, जो क्या कहते हैं, जो है ये पतन, उसको रोका जाए। जैसे मैंने कहा, इसके अलावा कटेहर रीजन, कटेहर का मतलब रुहेलखंड, बरेली मुरादाबाद के आसपास का क्षेत्र में रोहिल्लाज आ गए। रोहिल्लों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अवध में मैंने आपको बताया सादत खां, कटेहर, रुहेलखंड जिसको आप कहते हैं रोहिल्ला, फर्रुखाबाद में बंगस नवाब आ गए। बंगस नवाब का शासन आ गया। बंगाल में मुर्शीद अली खां, अवध में शादत खां, निजामुल मुल्क हैदराबाद में। मराठों ने तो इनसे जो मुगल एम्पायर के कुछ बहुत सारे क्षेत्र ही छीन लिए। बुंदेलखंड का भी काफी हिस्सा मराठों के प्रभाव में आ गया। जाटों ने मथुरा, आगरा के आसपास में अपने प्रभाव जमा लिया। बरेली और मुरादाबाद, रुहेलखंड जिसको आप कहते हैं का क्षेत्र है, और कटेहर भी कहते हैं, उसमें रोहिल्लास ने अपना पकड़ बना ली। और फर्रुखाबाद जो बंगस नवाब आ गए। कहने का मतलब है कि मुगल एम्पायर छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बट रहा था। इसी समय विदेशी आक्रमण भी होने लगे थे। उसमें से नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीले के समय हुआ। नादिर शाह पर्शियन इन्वेडर था, ईरान से आया था। पर्शिया से चला। नादिर शाह 1738 में ईरान से चला अफगानिस्तान में काबुल, जलालाबाद को जीतता हुआ पेशावर इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तान लाहौर में एंट्री करी। जनवरी 1739 में लाहौर पर अटैक किया। इसके पश्चात हरियाणा में करनाल तक चला आया। वहीं पर मोहम्मद शाह रंगीले की सेना और नादिर शाह में भिड़ंत हुई। भिड़ंत क्या हुई, कोई रियल वो बहुत भीषण वार तो था नहीं, क्योंकि मुगल एम्पायर जो है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ खो चुका था। मात्र 3-4 घंटे में युद्ध करने में डिसीजन आ चुका था और नादिर शाह बड़े आराम से इजीली इस युद्ध को जीत लिया उसने। संधि हुई, निगोशिएशंस हुए। वैसे एक व्यक्ति, थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया था, निजाम उल मुल्क, इस व्यक्ति ने नादिर शाह को वापस ईरान जाने के लिए मना लिया। कहा कि 50 लाख रुपीस जो है हम आपको देंगे और आप ईरान चले जाइए, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। मान गए थे। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति सादत खां, जिस जो अवध के नवाब बने, अवध के नवाब हैं सादत खां, जो इनके विरोधी थे। आपस में निजामुल मुल्क और सादत खां की जो है नहीं बनती थी, आपस में एक दूसरे के विरोधी थे।
सादत खान ने नादिर शाह को सुझाव दिया कि यदि वो करनाल से दिल्ली चले तो उनको और भी ज्यादा खजाना मिलेगा। बादशाह को भी इस वक्त नादिर शाह ने बुलाया, मोहम्मद शाह रंगीले को बुलाया अपने कैंप में और कस्टडी में ले लिया। निजाम और मोहम्मद शाह रंगीले को अपने कैद में ले लिया, कस्टडी में। निगोशिएशन हो रहा ट्रीटी को लेकर, उसी वक्त कस्टडी में ले लिया और दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली की ओर बढ़े। जब दिल्ली में मार्च 1739 में दिल्ली में नादिर शाह एंटर करता है। उससे पहले करनाल का युद्ध होता है। जैसे मैंने कहा, करनाल का युद्ध है फरवरी 1739 में, बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल, इसमें मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि नादिर शाह की विजय होती है। करनाल विजय के पश्चात फिर मार्च 1739 में नादिर शाह अपनी सेना के साथ दिल्ली में एंटर करता है। इसके पश्चात एक खबर फैलती है कि नादिर शाह, दिल्ली में एक अफवाह फैलती है कि नादिर शाह इस अफवाह में करीब 700 सैनिक जो है नादिर शाह के मारे जाते हैं। इस अफवाह के पश्चात नादिर शाह के 700 करीब सैनिक मारे जाते हैं और नादिर शाह का क्रोध जो है इस वक्त आसमान को छूने लगता है। इसलिए दिल्ली में वो कत्लेआम की आज्ञा देता है। कई दिन तक कत्लेआम चलता है। लगभग 20,000 लोग दिल्ली में कत्ल कर दिए जाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीले जो एम्परर हैं इस वक्त के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से इस नरसंहार को रोका जाता है। संदेह उसके पश्चात नादिर शाह यहां से लौटते हैं और पीकॉक थ्रोन, जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, मयूर सिंहासन जिसको आप हिंदी में कहते हैं, तथा प्रसिद्ध फेमस कोहिनूर डायमंड, हीरा डायमंड को नादिर शाह अपने साथ ले जाता है। देखिए, पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड और कश्मीर से लेकर सिंध तक, यानी कि सिंधु नदी के पश्चिम का भाग, कश्मीर से लेकर सिंध तक, कश्मीर से लेकर सिंध तक और सिंधु नदी के पश्चिम का भाग पर्शियन एम्पायर में मिला लिया जाता है, जिसमें थट्टा भी शामिल है। थट्टा के विषय में मैं आगे पढ़ाऊंगा और जब सल्तनत पढ़ाई जाएगी तब उसमें थट्टा का जिक्र आएगा। कहने का मतलब है कि कश्मीर और सिंध के पश्चिम का भाग, यानी कि जो सिंधु नदी है उसके वेस्टर्न का पूरा हिस्सा नादिर शाह के साम्राज्य का अंग बन जाता है। नादिर शाह के आगमन
अंग बन जाता है। नादिर शाह के विषय में यह कहा जाता है कि ये व्यक्ति बाद में विक्षिप्त हो गया, ही बिकेम इनसेन, पागल हो गया, और 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। नादिर शाह की हत्या के पश्चात उसका साम्राज्य का विभाजन हो गया। विभाजन में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति उभर के आया वो था अहमद शाह अब्दाली, जो इन्हीं का कमांडर था, नादिर शाह का। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई आक्रमण किए, जिसमें से प्रसिद्ध बैटल, जो फेमस बैटल हुई पानीपत की, जो थर्ड बैटल था, तृतीय युद्ध था, जो मराठों के साथ हुआ 1761 में, जिसमें मराठों की हार हुई, वो अहमद शाह अब्दाली इन्हीं के कमांडर थे, नादिर शाह के। नादिर शाह की मृत्यु के पश्चात अहमद शाह अब्दाली पावरफुल बना और उसने भारत पर कई आक्रमण किए। जो अभी आने वाले जो मोहम्मद शाह रंगीले के जो उत्तराधिकारी हैं, उनके समय लगातार इनके आक्रमण होंगे। नादिर शाह के आक्रमण के मुगल साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़े, इसको डिस्कस करने से पहले एक दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं मोहम्मद शाह रंगीले के विषय में जो बताना जरूरी है कि मोहम्मद शाह रंगीले के समय उर्दू जो लैंग्वेज है वो काफी पॉपुलर हो गई थी। ये म्यूजिक के भी शौकीन थे और इनके दरबार में, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, उर्दू के पैटर्नाइज किसने किया? मोहम्मद शाह रंगीले। इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक, इनके समय जो म्यूजिक भी काफी, ये म्यूजिक में भी काफी रुचि लेते थे, और सदा रंग तथा अदा रंग, ये इनके कोर्ट के म्यूजिशियंस थे। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, सदा रंग और अदा रंग। इन्हीं के समय एक व्यक्ति वली तकनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वली तकनी, जिनको आधुनिक उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न उर्दू शायरी, वली तकनी ने मोहम्मद शाह रंगीले के समय दिल्ली में विजिट किया, दिल्ली आए। ये इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ मॉडर्न उर्दू शायरी कौन थे? वली तकनी। हाईली इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको बताया कि नादिर शाह के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव तो जैसे मैंने बताया कि एक मुगल एम्पायर साम्राज्य की जो कमजोरी थी पूरे विश्व में उजागर हो गई कि मुगल एम्पायर इस वक्त जो है कॉम्पिटेंट नहीं है फॉरेन इन्वेजन को रोकने के लिए, विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए। जैसे मैंने कहा, अहमद शाह अब्दाली लगातार अटैक करता है भारत पर। दूसरा प्रभाव जो आर्थिक रूप से भी पड़ा, नादिर शाह, उसके पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने भारत को, मुगल साम्राज्य को काफी आर्थिक चोट पहुंचाई। और साम्राज्य का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जिस पंजाब, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान का क्षेत्र, ये कमजोर हो गया। लगातार आक्रमण हो रहे थे। इसका अन्य प्रभाव ये हुआ कि जो पावरफुल नॉबल्स थे, जो पावरफुल कुलीन वर्ग था, वो भी धीरे धीरे
अपने आप को स्वतंत्र करने लगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उत्तरकालीन मुगल शासकों में वो क्षमता नहीं रही। इसलिए विघटन की प्रक्रिया, साम्राज्य के डिसइंटीग्रेशन, डिक्लाइन की जो प्रोसेस था, वो बहुत तेजी के साथ होने लगा। जैसे मैंने बताया, मुशीर कुली खां, निजामुल मुल्क, बदन सिंह और उधर मराठे, ये सब धीरे धीरे, रुहेलास, मंगस पठान, ये सब लोग धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। अवध, दिल्ली और उसके मोहम्मद शाह रंगीले के समय जो मुगल एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस था, दिल्ली और उसके आसपास तक सिमट कर रह गया। मुझे भारत में यूरोपियंस भी थे, वो भी सब देख रहे थे। हालांकि अभी तक वो जो है इतने पावरफुल नहीं हो पाए थे, हालांकि सिचुएशन को तो देख ही रहे थे। मराठों का प्रभाव काफी दूर तक चला गया था, दिल्ली दरबार तक, उधर आपके लाहौर तक चले गए थे मराठे। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य की कमजोरी सभी के समक्ष, संसार के समक्ष प्रकट हो चुकी है।